वेरी गुड मॉर्निंग। आज के कुछ टॉपिक्स है जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस नहीं कर पाए, तो इसको लेकर आज हम फिर यहाँ पे आए हैं। पहला टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसका मीनिंग भी आज हम पढ़ेंगे। मेथड फॉर मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। फिर इसके बाद पहला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते किसे हैं? ठीक, तो मैं इसको यहाँ पे विद पेन एंड पेंसिल के थ्रू इस्तेमाल करूंगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं कि आपकी प्राइजेस में, आपकी फॉर एग्जांपल दिस इज योर प्राइस, 1 मिनट, दिस इज योर प्राइस, ठीक, और एक क्वांटिटी सप्लाई, दिस इज योर क्वांटिटी सप्लाई। ठीक, तो आपकी प्राइजेस में चेंजेस आने से, आपकी प्राइजेस में चेंजेस आने से आपकी क्वांटिटी सप्लाई के ऊपर कितना इफेक्ट डाल रहे हैं, मींस कि कितना रिस्पॉन्स दे रहे हैं, क्वांटिटी सप्लाई में कितने परसेंट चेंज आ रहा है। दैट्स कॉल्ड इट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी कहा था कि इलास्टिसिटी का मीनिंग क्या पड़ा था। वहां पे जो दो वेरिएबल होते हैं, वो एक वेरिएबल में चेंजेस आने से दूसरे वेरिएबल के ऊपर कितना इफेक्ट डाल रहे हैं, कितना रिस्पॉन्स दे रहा है। इसी तरह हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में भी यही कहेंगे कि हमारी प्राइजेस में, दिस इज आवर प्राइस, प्राइजेस में चेंज आने से हमारी क्वांटिटी सप्लाई के ऊपर कितना इफेक्ट डाल रहा है या कितने रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है, तो उससे हम क्या कहते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। ठीक है, यह है इसका मीनिंग। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मेजर्ड यूज्ड इन माइक्रो इन इकोनॉमिक्स टू शो द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए गुड्स या सर्विस टू चेंज इन इट इज प्राइस। तो हमारे प्राइसेस में चेंजेस आने से हमारे क्वांटिटी सप्लाई के ऊपर कितना चेंजेस, कितना इफेक्ट डाले, इसमें कितने चेंजेस आते हैं, दैट्स वी कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अगर हमारे इलास्टिसिटी जीरो होंगे, फॉर एग्जांपल हमारे इलास्टिसिटी कितने होंगे? जीरो, मींस आवर इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू हाउ मच? जीरो। इसका मतलब ये है कि हमारे प्राइजेस में चेंजेस आने से हमारी क्वांटिटी सप्लाई के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इट्स मींस कि अगर यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ इस प्राइजेस में चेंजेस आने से हमारी इस क्वांटिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, ठीक है, तो दैट्स वी कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू जीरो। ठीक, समझ में आ गया? तो ये थे इनका मीनिंग। ठीक, तो साथ में डायग्राम को भी शो किया हुआ है यहाँ पे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक, और यहाँ पे फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूला, फॉर्मूले में Q2 मींस की आपकी क्वांटिटी, पहले आप सप्लाई, फॉर एग्जांपल Q1, एग्जांपल के थ्रू मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। Q1 इक्वल टू हाउ मच? फॉर एग्जांपल 10। ठीक, और आपकी प्राइसेस इक्वल टू हाउ मच? प्राइस इक्वल टू 5 रुपीज। ठीक, तो आपकी प्राइसेस में चेंजेस आ गया, चेंज आ गया मींस कि आपकी प्राइसेस फॉर एग्जांपल या इंक्रीज या डिक्रीज हो गया। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे इंक्रीज हो गया, तो आपकी प्राइसेस चेंज होके कितना पे हो गया? ये थे P1, ठीक, ये थे P2, मींस ये इंक्रीज होके कितने पे पहुंच गया? 10 पे पहुंच गया। ठीक, तो प्राइसेस इंक्रीज होने से हमेशा लॉ ऑफ सप्लाई में हम एक चीज पढ़ते हैं कि क्वांटिटी सप्लाई और प्राइस में हमेशा पॉजिटिव रिलेशनशिप आते हैं। दैट्स व्हाई इसका क्या है? डिमांड का अपवर्ड स्लोप है, पॉजिटिवली अपवर्ड स्लोप है। ठीक है, तो इसका प्राइसेस चेंज होने से सप्लाई क्या करेंगे? क्वांटिटी सप्लाई भी क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। ठीक है, इससे Q2, ठीक, तो इससे बढ़ा के कितना कर देंगे? मींस की फॉर एग्जांपल 20 कर दिया। ठीक, प्राइस बढ़ने से हमारी क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे Q2 इक्वल टू मीन्स कि यहाँ पे फॉर्मूले जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं इसको दोबारा यही नहीं लिखूंगा, मैं इसी को खाली इस क्वेश्चन को पुट करके यहाँ पे सॉल्व करूंगा। ठीक है, ये किस तरह आ गया? ठीक, तो Q2 मीन्स, Q2 आपकी कितने? 20 रुपीज। ठीक, 20 रुपीज माइनस आपकी Q1 कितना है? 10 रुपीज। ठीक, डिवाइडेड बाई Q2 हाउ मच? 20 रुपीज प्लस
Q1 10 रुपीज डिवाइडेड बाय 2, ठीक, और होल डिवाइडेड बाय P1 कितना है हमारा, P1 है 5 रुपीज, तो P2 कितना है 10 रुपीज, ठीक, प्लस माइनस P1 5 रुपीज, है कि नहीं। मैं यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल समझाने के लिए एग्जांपल, ये रैंडम एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, ठीक है। तो P2 कितना है हमारा फिर 10 रुपीज प्लस P1 कितना है 5 रुपीज डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये एक प्राइजेस की चेंजेस है, ठीक है, एक प्राइजेस में चेंजेस आने की वजह से जो इसका चेंजेस हम यहाँ पे कैलकुलेट किए, तो यहाँ पे क्वांटिटी चेंजेस है, ठीक है। प्राइस चेंजेस होने से क्वांटिटी कितना चेंजेस हो गया, तो इसका 20 माइनस कितना हो गया, 20 माइनस 10 रह गया, ठीक है, और यहाँ पे 20 प्लस 10 30 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, इसी तरह इसको भी क्या करना है 10 माइनस 5 10 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, फिर इसके बाद जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा परसेंटेज में आ जाएंगे, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी कितने थे आपकी, चेंज इन क्वांटिटी Q2 माइनस Q1 इक्वल टू 10, ठीक है, और चेंज इन प्राइस कितने थे, चेंज इन प्राइस मतलब P2 माइनस P1 मींस 10 माइनस 5, तो इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो इसमें इस चीज को पुट करके आप इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थे यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जो कर्व शो किया है, ये पॉजिटिवली अपवर्ड है, तो इसमें भी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू इज लेस देन 1, इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 एंड इक्वल टू 1। तो ग्रेटर देन 1 को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक बोलते हैं, लेस देन 1 को क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक बोलते हैं, और इक्वल टू 1 को क्या बोलते हैं हम, यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं। तो इसके बाद मेजरिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो इसको हम दो चीज से क्या करते हैं, मेजर करते हैं। वन इज परसेंटेज मेथड, परसेंटेज मेथड में हम क्या बोलते हैं कि आपकी प्राइजेस में कितने परसेंट चेंज आने से, ठीक है, आपकी प्राइजेस में कितने परसेंट चेंज आने से आपकी क्वांटिटी सप्लाई में कितने परसेंट चेंज आते हैं, दैट्स वी कॉल परसेंटेज मेथड। क्या बोलते हैं, क्वांटिटी सप्लाई में कितने चेंजेस आते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं परसेंटेज मेथड। तो इसका यहाँ पे फार्मूला भी आपको मैं यहाँ पे शो करूंगा, ठीक है। तो ये थे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसकी प्राइसेस में चेंज, कुछ परसेंट चेंज आने से उसकी क्वांटिटी डिमांड में कितने चेंजेस आते हैं, दैट्स वी कॉल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे फॉर्मूले को देखो, वहां पे भी हमने एक्सप्लेन किया था कि Q2 माइनस Q1 मींस की चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय इनिशियल मींस की Q1। देखो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई मींस आप पहले कितने क्वांटिटी सप्लाई कर रहे थे, Q2 कर रहे थे, मींस कि आप 10 रुपीज कर रहे थे, ठीक, ये इसकी फॉर्मूला है, ठीक। और Q1 कितने आप इसके बाद पहले कितने कर रहे थे, Q1 थे आप 5 क्वांटिटी वो क्या कर रहे थे, सप्लाई कर रहे थे। तो इसका जो चेंज इन क्वांटिटी इक्वल टू कितना हो गया, Q2 माइनस Q1 मींस की 5 आ गया, ठीक, डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी आपकी कितने थे 5, ठीक है, इनटू 100, ठीक, ये हो गया क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी सप्लाइड इनटू 100 हो गया। इसके बाद इसी तरह प्राइजेस में आपके फॉर एग्जांपल पहले प्राइजेस थे P1 थे कितना, फॉर एग्जांपल 2 रुपीज, आपकी प्राइजेस चेंज होके P2 हो गया, मींस कि आपकी प्राइस बढ़ गया, इसका मतलब आपकी प्राइस बढ़ के कितना हो गया 5 हो गया, ठीक। 5 होने से इसका चेंजेस क्या आते हैं, मींस की चेंज इन प्राइस कितना आते हैं, चेंज इन प्राइस इक्वल टू 3 रुपीज, ठीक है। इनिशियल प्राइस इक्वल टू कितना है, हमारे इनिशियल प्राइस इक्वल टू 5 रुपीज, इनिशियल प्राइस इक्वल टू 2 रुपीज, ठीक है। डिवाइड इनटू क्या लगाते हैं 100 लगाते हैं, ठीक, ठीक। इसका इनिशियल कितना आएगा, इसका इनिशियल आएगा, हमने कितना लिया था 5 रुपीज, ठीक। तो यहाँ से 100 क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बचते हैं क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी मींस की 5
ठीक है, मैं इसको यहाँ पेन को भी चेंज करूंगा। 5 डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, प्राइस इक्वल टू कितना है 3। देखो यहाँ पे इसका फार्मूला लिखा हुआ है, लास्ट में जो ये 100 कैंसिल करके लास्ट में जो बचते हैं ये, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी इक्वल टू कितना है 5 एंड चेंज इन प्राइस इक्वल टू 3 इनटू, ये जो इनटू है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, इनटू इनिशियल प्राइस डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी। इनिशियल प्राइस हमारे कितने थे 2 रुपीज और इनिशियल क्वांटिटी कितने थे 5 रुपीज। आप यहाँ पे सिंपली पुट कर सकते हैं कि चेंज इन क्वांटिटी कितना है 5 डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इक्वल टू 3, ठीक, इनटू क्या है P इक्वल टू इनिशियल प्राइस इक्वल टू 2 एंड इनिशियल क्वांटिटी इक्वल टू 5, ठीक है। तो 5 से 5 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहे 2 डिवाइडेड बाई 3, 2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो इसको जब हम निकालेंगे कि इसका इलास्टिसिटी क्या होते हैं, ठीक है, तो 3 1 जा 3 मीन्स की 0 पॉइंट, ठीक, 1 सेकेंड, 0 पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया, ये 20 हो गया, 3 6 6 जा 18 मीन्स की इसका वैल्यू कितना आ रहा है 0.6 आ रहा है। जब किसी का वैल्यू 0.6 आ रहा है मीन्स की 0.6 मीन्स दिस इज लेस देन 1, दिस इज लेस देन 1। जब किसी का वैल्यू लेस देन 1 आते हैं, ठीक है, कितना लेस देन 1, लेस देन 1 मीन्स ये होते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक। हमने लॉ ऑफ सप्लाई में भी जब हम पढ़े थे तो रिलेटिवली इलास्टिक, इसमें तो हम बाद में पढ़ेंगे। तो लॉ ऑफ सप्लाई में डिमांड में जब हमने पढ़े थे, अगर लेस देन 1 होंगे तो कितना होंगे, लेस देन 1 होंगे तो रिलेटिवली इन इलास्टिक, अगर 0 होंगे तो परफेक्टली इन इलास्टिक होंगे, अगर लेस देन 1 होंगे तो क्या होंगे, रिलेटिवली इन इलास्टिक। तो ये जो हमने जो कुछ यहाँ पे अपने से कुछ क्वेश्चन बना के सॉल्व किया था, तो उसका वैल्यू कितना आ रहा है 0.6 आ रहे हैं। तो 0.6 का मतलब क्या होते हैं, इसका वैल्यू इसका मतलब होते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक। ये चीज समझ में आ गया, रिलेटिवली इन इलास्टिक कैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल इसका वैल्यू अगर 1.2 आ गया तो इसका मतलब होते हैं 1.2 इज ग्रेटर देन 1 मीन्स it is relatively elastic, means is greater than 1, it means relatively elastic, ठीक है, ये होता है रिलेटिवली इलास्टिक। जब लेस देन 1 होंगे तो रिलेटिवली इन इलास्टिक एंड लेस देन ग्रेटर देन 1 इक्वल टू रिलेटिवली इलास्टिक। अगर इसका वैल्यू इक्वल टू 1 होते तो इसका क्या हो जाते, इक्वल टू 1 होते तो इसका वैल्यू, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं। तो ठीक है, तो ये थे परसेंटेज मेथड, ठीक है। तो इसमें दो कैलकुलेट करने का दो मेथड से, एक परसेंटेज मेथड, एक होते हैं ज्योमेट्रिक मेथड। तो इनको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद होते हैं हमारे पास होते हैं ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड भी सेम परसेंटेज मेथड की तरह क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मगर इसका डिफरेंसेस क्या है, इसका डिफरेंसेस यही है कि जब हमारे क्वांटिटी प्राइस इन चेंज एंड क्वांटिटी सप्लाई वेरी स्मॉल हो, ठीक है, वेरी स्मॉल हो, ठीक, तो अब हम किस चीज को इस्तेमाल करते हैं, तब हम ज्योमेट्रिक मेथड को मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अदरवाइज हमारे क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी प्राइस में ज्यादा चेंजेस है तो हम परसेंटेज मेथड को इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे प्राइसेस चेंज एंड क्वांटिटी चेंजेस जो होते हैं इनके स्मॉल चेंजेस होते हैं तो उस टाइम पे हम किस चीज को इस्तेमाल करते हैं, ज्योमेट्रिक मेथड को इस्तेमाल करते हैं। ज्योमेट्रिक मेथड में भी हमने क्या करते हैं, इसको सेक्शन में पार्ट करके रखा है, इसी सेगमेंट को, ठीक है। इस सेगमेंट से नीचे को हम बोलते हैं यूनिटरी इन इलास्टिक, इसको बोलते हैं इलास्टिक कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी शो किया है, ये देखो ये किस तरह कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से भी देख के पढ़ सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये थे दो मेजरमेंट जो कि हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे
डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसमें भी प्राइस डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी हमेशा हमने जिस तरह लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ा था, इसी तरह डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। तो इसमें भी यही डिफिनेशन सेम है। तो ठीक है, पहले है हमारे प्राइस इलास्टिक सप्लाई, ठीक है, जहां परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई मींस की इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू इन्फिनिटी आते हैं, ठीक है। इसके बाद रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई मींस हमने अभी भी डिस्कस किया था ग्रेटर देन 1, ठीक है। इलास्टिक ऑफ सप्लाई इक्वल टू यूनिटी मींस ES इक्वल टू इलास्टिक ऑफ सप्लाई इक्वल टू 1। रिलेटिवली इन इलास्टिक मींस इलास्टिक ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1 एंड परफेक्टली इन इलास्टिक मींस इलास्टिक ऑफ सप्लाई इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली आपको शो करके ही जाऊंगा, ठीक है। चलो जिसको छोड़ो, मैं 1 बाय 1 स्लाइड में ही आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये थे 5 डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी। तो हम इनको 1 बाय 1 क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो पहले है हमारे प्राइस परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई। तो परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई होते हैं जहां पे आपकी क्वांटिटी डिमांड में, देखो आपकी क्वांटिटी सप्लाई में जितने भी चेंज होते हैं, ठीक है, हमारे प्राइसेस में कोई चेंजेस नहीं होते, फिर भी हमारे क्वांटिटी सप्लाई में क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे हमारे प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू सप्लाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू हमेशा क्या रहते हैं, इन्फिनिटी रहते हैं। क्योंकि ये जो क्वांटिटी सप्लाई है यहाँ से लास्ट पॉइंट तक जा सकते हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा इसका जो डिमांड कर्व होते हैं हॉरिजॉन्टल स्लोप होते हैं, हमारी क्वांटिटी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल में चलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वांटिटी सप्लाई में चेंजेस आते हैं विद ऑल चेंजेस इन प्राइसेस। तो व्हेन द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट चेंज या इंक्रीज या डिक्रीज, इवन व्हेन देयर इज नो चेंज आल्सो नो चेंज। यहाँ पे देखो प्राइसेस में कोई चेंजेस आ रहे हैं, नहीं आ रहे, इन नो चेंज इन प्राइस इज नोन एज परफेक्टली इलास्टिक। तो हमारे प्राइसेस में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, फिर भी हमारे क्वांटिटी सप्लाई में कितने आते हैं, बहुत चेंजेस आते हैं। तो ये बहुत फ्लक्चुएट करते हैं, तो दैट्स वी कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, ठीक है। तो ये हमारे पहले पॉइंट थे। इसके बाद हमारे है रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई, ठीक है। तो रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई में भी हम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह शो करते हैं। पहले मैं इसका यहाँ पे डायग्राम आपको शो करूंगा, ठीक है। ये थे रिलेटिवली इलास्टिक, ठीक है। तो रिलेटिवली इलास्टिक में क्या कहते हैं, सेम आपने रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड को जिस तरह समझा था, इसी तरह रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई भी यही है, डेफिनेशन सेम है, ठीक है। वहां पे हमने पढ़ा था प्राइसेस में थोड़ा चेंजेस आने से क्वांटिटी डिमांड में भी इतने चेंजेस आते हैं। तो यहाँ भी सेम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ भी सेम पढ़ेंगे कि हमारे प्राइसेस में थोड़ा सा ही चेंजेस, मींस कि फॉर एग्जांपल हमारे प्राइसेस में चेंजेस आ गया, फॉर एग्जांपल 5 रुपए पहले थे, ठीक, 5 से 10 रुपीस हो गया, ठीक। इसी तरह हमारे जो क्वांटिटी सप्लाई है, क्वांटिटी जो सप्लाइड है, इसमें 5 रुपए पे हम कितने खरीदते थे, 15 क्वांटिटी खरीदते थे, ठीक। तो इससे जब हमारे प्राइस बढ़ गया तो हमारी क्वांटिटी सप्लाई कितना हो गया, मींस कि 100 हो गया, ठीक हो गया कि नहीं हो गया। तो हमारे इसमें परसेंट, जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो इसका परसेंटेज एस्टिमेटेड में अभी फिलहाल ऐसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल इसमें चेंजेस आ गया 20%, ठीक। इसी तरह यहाँ पे कितने चेंजेस आएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया 75% चेंजेस आ गया, ठीक, 75% मींस कि इसमें कितना आ गया, 20% चेंजेस, ठीक। मींस इससे हमें ये पता चलते हैं कि ये जो 75% चेंजेस 20% चेंजेस से क्या है, ज्यादा है। मींस कि 20% जो प्राइसेस में चेंज हुए हैं वो है लेस देन 75% चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक। आपको यहाँ डायग्राम में भी शो किया है, ये 75% के बराबर है कि नहीं इन कंपेयर टू ये 20% के बराबर में, ठीक है। तो इसीलिए हमारे प्राइसेस में थोड़ा चेंजेस आने से हमारे क्वांटिटी सप्लाई में ज्यादा चेंजेस आते हैं, तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1। ये देखो इसका साइन का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो इसका जो डिमांड कब होते हैं, हमेशा
जेंटल स्लोप होते हैं, ठीक है, स्टीप नहीं होते, इसे बोलते हैं जैसे कि स्टीप, ठीक, इससे हम क्या बोलते हैं, जेंटल स्लोप बोलते हैं। जो अपवर्ड होते तो सब पॉजिटिव होते हैं, मगर इसका जो जेंटल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक, जहां पे हमारे change in price is less than change in quantity supply, तो 75 is greater than 20%, ठीक है। तो ये है इसका मीनिंग, जहां पे हमारे, तो इसके बाद यहाँ पे मैं आपको इनका मीनिंग भी शो करूंगा। तो इसके बाद यूनिटरी इलास्टिक ऑफ सप्लाई, यूनिटरी इलास्टिक ऑफ सप्लाई किसे कहते हैं? यूनिटरी इलास्टिक ऑफ सप्लाई, जिस तरह हम यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड में भी कहा था कि प्राइजेस और क्वांटिटी डिमांड में क्या आ जाते हैं, इक्वल चेंजेस, मींस कि 10% इसमें चेंजेस आ गया तो 10% किस में चेंजेस आते हैं, इसमें चेंजेस आते हैं, ठीक है। ये है चेंजेस का सिंबल, ठीक। यूनिटरी में हमेशा आपकी प्राइजेस में कितने परसेंट चेंजेस हुए, ठीक है, उसी के इक्वल चेंजेस हमारे क्वांटिटी किस में आ जाते हैं, क्वांटिटी सप्लाई में चेंजेस आते हैं, तो उसे हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक ऑफ सप्लाई कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी प्राइजेस थे 5 रुपीज मीन्स 10 रुपीज, ठीक है, ये थे आपकी इनिशियल प्राइस। तब उस टाइम पे आप कितने क्वांटिटीज खरीद, इसके बाद आपकी प्राइजेस बढ़ के कितना हो गया, 20%, 20 रुपीज हो गया, ठीक है। इसी टाइम पे आपकी क्वांटिटी डिमांड कितना हो गया, क्वांटिटी डिमांड हो गया, फॉर एग्जांपल इस टाइम पे इनिशियल क्वांटिटी आप कितने खरीदते थे, 20 खरीदते थे, ठीक है, इनिशियल क्वांटिटी, ये भी P1 है, ठीक है, ये P2 है। तो इसके बाद आपकी प्राइजेस चेंजेस होने से, प्राइस आप 20 होने से आपकी क्वांटिटी सप्लाई भी कितना हो गया, बढ़ के कितना हो गया, फॉर एग्जांपल 40 हो गया, ठीक है। तो जब हम इसका जो 40 चेंजेस, इतने चेंजेस इनमें आ गया, तो जब इनका हम परसेंटेज निकालेंगे 10 से 20 मीन्स कि इसमें इक्वल टू फॉर एग्जांपल 50% चेंज आ गया कि नहीं आ गया, हमारे प्राइसेस में कितने परसेंट चेंज आ गया, 50% चेंजेस आ गया, ठीक। इसके बाद जब हम इस तरफ आ जाएंगे तो हमारे इसमें भी कितने परसेंट चेंजेस आ गया, हमारे प्राइसेस में 50% चेंज आने से हमारे क्वांटिटी सप्लाई में भी क्या आ गया, इतने परसेंट चेंज आ गया, मींस कि इक्वल चेंजेस आ गया। जब इक्वल चेंजेस आते हैं तो आपकी डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व यहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो इसमें फॉर एग्जांपल ये थे इतने P10 मींस की प्राइस जब 10 रुपीज थे तो आप क्वांटिटी 20 खरीदते थे, जब आपकी ये है, ठीक, जब आपके प्राइजेस बढ़ के फॉर एग्जांपल 10 रुपीज हो गया तो इतने हो गया, तो इसमें भी इतना ही चेंजेस आते हैं। तो इनका जो चेंजेस आते हैं वो आते हैं हमेशा सिमिलर आते हैं, ठीक है। तो उससे हम क्या कहते हैं, यूनिटरी इलास्टिक ऑफ सप्लाई कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं डायग्राम भी आपको शो करूंगा, ये है इनका डायग्राम, यहाँ पे भी दिखाया हुआ है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, दैट्स व्हाई हमारे प्राइस इलास्टिक ऑफ सप्लाई इक्वल टू हमेशा क्या आता है, 1 आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेटिवली इन इलास्टिक ऑफ सप्लाई। इसी तरह जब हम इलास्टिक ऑफ डिमांड जो पढ़े थे, इन इलास्टिक ऑफ रिलेटिवली इन इलास्टिक ऑफ डिमांड पढ़े थे, तो सेम मीनिंग भी इसी का है, ठीक है। हमारे प्राइजेस में रिलेटिवली इलास्टिक में क्या पढ़े थे, प्राइजेस में थोड़ा सा ही चेंजेस, मगर इसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्राइजेस में ज्यादा चेंजेस, इन इलास्टिक में प्राइस में ज्यादा चेंजेस, इलास्टिक में प्राइस में थोड़ा चेंजेस, ये चीज आप दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्राइजेस में थे आपकी P1 जब आपके थे तो फॉर एग्जांपल 10 रुपीज थे, ठीक, तब आप क्वांटिटी खरीद रहे थे कितना, हाउ मच, 10 रुपीज में आप क्वांटिटी खरीद रहे थे फॉर एग्जांपल 20, ठीक। तो जब आपकी प्राइजेस चेंज होके P2 कितना हो गया, चेंज होके फॉर एग्जांपल उसी क्वांटिटी का प्राइस बढ़ के फॉर एग्जांपल 50 हो गया, 50 रुपीज, ठीक। तो आपकी क्वांटिटी सप्लाई में भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होंगे,
क्योंकि इसमें जो रिलेशनशिप पॉजिटिव आते हैं, ठीक है, तो इसीलिए इंक्रीज करेंगे, ये डिक्रीज नहीं करेंगे, इंक्रीज करेंगे, मगर इसमें चेंजेस कितना आएंगे, सिर्फ 30 हो जाएंगे। मीन्स कि इसका चेंजेस वेरी स्मॉल, मीन्स 20 से 30, ठीक है, 10%। इसका आप गैप देख लो, इसका जो चेंजेस कितना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पे पेन को ही चेंज करूंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसका चेंजेस कितना है, क्वांटिटी सप्लाई का चेंजेस 10 यूनिट है, ठीक। इसका प्राइजेस कितने यूनिट चेंजेस है, मीन्स कि 40। तो ऑलवेज 40 इज 40 यूनिट, ठीक है, 40 रुपीज इज ऑलवेज ग्रेटर देन 10 यूनिट। अब हम इसी को परसेंटेज में भी निकालेंगे तो जाहिर सी बात है इसका परसेंटेज हमेशा ज्यादा होंगे इसका प्राइस ऑफ परसेंटेज चेंज से, ठीक है। तो इसमें थोड़ा 10 यूनिट चेंज आ गया, इसमें 40 रुपीज चेंजेस होने के बावजूद भी, तो हमारे प्राइस चेंज इन प्राइस इज परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का वैल्यू क्या आ जाते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1, ठीक है। तो इलास्टिक में हमने क्या पढ़ा था, इलास्टिक ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1, पढ़ा कि नहीं पढ़ा था। तो इसमें क्या पढ़ते हैं, इलास्टिक ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1। तो हमारे प्राइजेस में देखो, मीन्स कि ये 40 रुपीज को कवर कर रहे कि नहीं कर रहे, इसमें कितने क्वांटिटीज में, सिर्फ 10, मीन्स कि थोड़ा ही सही चेंजेस। तो इससे हम क्या कहते हैं, क्वांटिटी जो सप्लाई है वो कम होते हैं, तो इसे हम कहते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग भी साथ में दिया हुआ है, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, ठीक। यह है परफेक्टली इलास्टिक इन इलास्टिक ऑफ सप्लाई। यहाँ पे आपकी प्राइजेस में, आपकी ये जो प्राइजेस है P1, P2, P3, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी P2 थे 10 रुपीज, आपकी P1 है 5 रुपीज और आपकी P3 है हाउ मच, 20 रुपीज, ठीक। तो आपकी प्राइजेस में चेंजेस आने से, मीन्स आपकी प्राइस इंक्रीज मीन्स इसका भी मतलब चेंजेस होते, डिक्रीज मीन्स मतलब आपको यहाँ से 10 रुपीज से 5 रुपीज पे भी होता है डिक्रीज, 10 से 20 हो गया तो आपकी प्राइस की क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो आपकी प्राइजेस में चेंजेस आने से, आपकी प्राइजेस में फ्लैक्चुएट मीन्स की चेंजेस, मीन्स दिस इज द साइन ऑफ फ्लैक्चुएशन। तो आपकी प्राइजेस में चेंजेस आने से आपकी जो क्वांटिटी सप्लाई है, क्वांटिटी सप्लाई के ऊपर इफेक्ट जीरो डालते हैं। आपकी इस यहाँ पे इफेक्ट क्या डालते हैं, जीरो डालते हैं, कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। मींस कि आपकी प्राइसेस में चेंजेस आने से आपकी क्वांटिटी जो सप्लाई होते हैं उसके ऊपर 0% इफेक्ट डालते हैं, मींस कि कोई इफेक्ट नहीं डालते, क्वांटिटी सप्लाई हमेशा रिमेन कंस्टेंट रहते हैं आपकी प्राइसेस चेंजेस होने से। देखो आपकी P2 है यहाँ पे, तो आपकी P3 हो गया, तब भी आप क्वांटिटी फॉर एग्जांपल 10 खरीद रहे थे, तो आपकी P2 थे तब भी, P3 थे तब भी 10 यूनिट, जब आपकी प्राइस फॉल हो गया, ठीक है, तो भी आप क्या खरीद रहे हैं, क्वांटिटी सप्लाई कितना कर रहे हैं, प्रोड्यूसर हमेशा 10 यूनिट ही कर रहे हैं। तो वहां पे हमारे जो ये सप्लाई का जो कर्व होते हैं, जो परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई का जो कर्व होते हैं वो हमेशा हॉरिजॉन्टल स्लोप होते हैं, जो वाई एक्सिस के पैरेलल में चलते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ पॉइंट जो हमने डिस्कस किया लॉ ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में। तो शायद आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो इसको यहाँ पे हम 1 by 1 और एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इलास्टिक में हमेशा क्या आते हैं, इसका हॉरिजॉन्टल स्लोप आते हैं। चाहे लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ो वहां पे भी हॉरिजॉन्टल आते हैं, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में भी पढ़ो तो वहां पे भी यही आते हैं। यहाँ पे क्या आते हैं, इक्वल टू किसके बराबर आते हैं, इन्फिनिटी के बराबर, ठीक। ये हो गया हमारा पॉइंट 1।
ठीक, इसके बाद हमारे परफेक्टली रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में हमेशा क्या होते हैं, हमारे कब होते हैं जेंटल स्लोप, मींस कि आपकी प्राइसेस में, लाइक दिस इज योर प्राइस, आपकी प्राइसेस में थोड़ा सा ही चेंजेस आने से, ठीक है, आपकी प्राइसेस में थोड़ा सा ही चेंजेस आने से आपकी क्वांटिटी सप्लाई में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिवली इलास्टिक कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज हमेशा क्या होते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1। तो ये डिमांड के, जब हम रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड पढ़ते हैं तो भी वहां पे क्या आते हैं, ग्रेटर देन 1 आते हैं। इसी तरह यहाँ भी ग्रेटर देन 1 आते हैं। ठीक है, तो इलास्टिक में हमेशा प्राइजेस की चेंजेस कम आते हैं। ठीक है, इन इलास्टिक में प्राइजेस की चेंज ज्यादा आते हैं। बस इसी को दिमाग में घुसा के रखो, आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। आप कहीं पे भी जिस टाइप का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालेंगे, आप इजीली क्या कर सकते हैं, इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में हमेशा हमने क्या पढ़ा था, यूनिटरी के बारे में। यूनिटरी मींस इक्वल चेंजेस। ठीक है, आपकी प्राइसेस में जितने परसेंट चेंज हुए थे उतने ही परसेंट आपकी क्वांटिटी सप्लाई में क्या हो जाएंगे, चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो ये इन दोनों का जो डिफरेंसेस होते हैं हमेशा बराबर आते हैं, इसीलिए हमेशा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू क्या रहते हैं, 1 रहते हैं। इक्वल टू 1 का मतलब ही यही होता है कि इसका चेंजेस जो होते हैं वो हमें दोनों का क्या होते हैं, बराबर आते हैं। ठीक है, तो जब दोनों का चेंजेस बराबर आते हैं तो क्या होते हैं, ये इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक बनते हैं। ठीक है, ये तो 1 2 3 हो गया। एंड फोर्थ पॉइंट इज परफेक्टली इन इलास्टिक। तो ये होगा परफेक्टली इन इलास्टिक, बस पहले हम पढ़ेंगे रिलेटिवली इन इलास्टिक। ठीक है, ये जिसका इसका अपोजिट जस्ट, इसमें हमारा स्लोप क्या थे, जेंटल थे, इसमें हम क्या बने, इन इलास्टिक में हमेशा क्या होते हैं, क्या होते हैं, स्टीप होते हैं। ठीक है, तो आपकी प्राइजेस में, ठीक है, चेंजेस होने से आपकी क्वांटिटी सप्लाई में थोड़ा सा ही चेंजेस, इसमें देखो क्वांटिटी ज्यादा चेंजेस है कि नहीं, इसमें क्वांटिटी कम चेंजेस है, हमारे सप्लाई प्राइजेस में ज्यादा चेंजेस है। ठीक है, तो जहां पे प्राइजेस में ज्यादा चेंजेस आते हैं वहां पे इन इलास्टिक का दिमाग में घुसा के रखो, इन इलास्टिक होते हैं जहां पे हमारे प्राइजेस क्वांटिटी का ज्यादा चेंजेस आते हैं, हमारे वहां पे उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक होते हैं। ठीक है, रिलेटिवली इलास्टिक होते हैं। तो इसका जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का जो वैल्यू आते हैं हमेशा लेस देन 1 आते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट पॉइंट, परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, तो परफेक्टली इन इलास्टिक जस्ट अपोजिट ऑफ परफेक्टली इलास्टिक। इसका हॉरिजॉन्टल था तो ये इसके क्या हो जाते हैं, स्लोप अपवर्ड मींस हॉरिजॉन्टल स्लोप आ जाते हैं, जहां पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू क्या रहते हैं, 0 रहते हैं। 0 कैसे, ऐसे देखो आपकी प्राइजेस यहाँ थे तो भी इतने क्वांटिटी सप्लाई हो रहे हैं, आपकी प्राइजेस बढ़ के इतना हो गया तब भी इतने क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं, आपकी प्राइजेस बढ़ के इतना हो गया तब भी आपकी क्वांटिटी सप्लाई इतना ही कर रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। जब इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं तो हम उससे क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये 1 बाय 1 समझ में आया होगा। ठीक है, और कोशिश करना इसको, अगर समझ में नहीं आया तो बार बार देखने की। ठीक है, तो बार बार देखने से आपको क्या होता है, ये चीज कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। हमारा मकसद ही यही है कि आपका कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हमने इनको 1 बाय 1 डिस्कस किया है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और आप लोग भी इसको देखने के बाद, कंसेप्ट क्लियर करने के बाद, जितने भी आपके दूसरे क्वेश्चन होंगे आप मुझे वहां पे इनबॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, तो जब आप इनबॉक्स में वहां पे मुझे सेंड करोगे तो मैं उसके ऊपर भी, आप आपके दिमाग में जो भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो उसको मुझे वहां पे वो टॉपिक सेंड कर देना, मैं उसके ऊपर भी लेक्चर बनाऊंगा। ठीक है, पार्ट टाइम लेक्चर जो होते हैं, एक्स्ट्रा लेक्चर जो होते हैं, जो हमारे क्लासेस आउट ऑफ क्लासेस के जो लेक्चर होते हैं वो मैं उस पे ऊपर भी बनाऊंगा। आप मुझे टॉपिक सेंड कर देना, सर ये इसके ऊपर मुझे ये चीज कंसेप्ट क्लियर नहीं, तो मैं उसके ऊपर भी लेक्चर बना के आपको
सेंड कर दूंगा, ठीक है, तो लिंक सेंड कर दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो बाकी आप सजेशन इस वीडियोस के बारे में कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं, तो ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, और जो प्रॉब्लम रहते हैं उसको वहाँ पे लिखिए, मैं वहाँ उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। बाकी और भी टॉपिक्स हम वन बाय वन लेक्चर जब हम पढ़ते जाएंगे, तो जब हम अभी तो हमारी इतने यूनिट्स कंप्लीट हुई, इसके बाद जितने भी यूनिट्स बचते हैं, ठीक है, ये तो फर्स्ट सेमेस्टर को हो गया, उसी तरह थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के भी हम बना रहे हैं, तो इस चीज़ को साथ में रिकॉर्ड करता हूँ, तो इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड भी करता हूँ, तो आप लोग वहीं से इस चीज़ को देख लेना, ठीक है। क्लासेस के बाद आपको जो कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप दोबारा देखो, तब भी आपको कुछ समझ में नहीं आते तो आप मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी टेक्स्ट कर सकते हो, तो आप वहाँ पे भी आपको उस ग्रुप में ही इसका आंसर दे दूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेंगे। तो हमारा मकसद यही है कि कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहे, ठीक है। तो हमारा भी हम जितनी कोशिश कर रहे हैं तो आप भी उतनी कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।